नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हिंदी की दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदी व्याकरण के जनक कौन हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है, मतलब सामान्य परिचय हम लोगों ने कल देखा था। हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले वो भी देख लें, और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, जो भी मतलब जितना भी आपको हिंदी में फेस करना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो सारी हिंदी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, मतलब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे दिखेंगे व्याकरण। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप लोग अपने मोबाइल में अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ से फुल HD में वीडियो को अपलोड किया गया है। ठीक है, आप 4K मान लीजिए, 4K में वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग अगर चाहें तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आजकल तो बहुत डाटा मिलता है, 5G भी होते हैं, तो 5G तो फ्री चलता है, और कि लाइब्रेरी में बैठे होंगे तो वहाँ पर भी फ्री चलेगा, तो अच्छी क्वालिटी में देखिएगा। ठीक है, इस व्याकरण का मतलब क्या होता है? इस व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना। इसका मतलब क्या होता है? भली भांति समझना, भली भांति समझना इसका मतलब होता है। ठीक है, भली भांति समझना इसका मतलब होता है। ये व्याकरण क्या है? व्याकरण है क्या? तो व्याकरण क्या होता है, जैसे आपको बता दें, जैसे किसी देश की जो व्यवस्था है उसको चलाने के जो नियम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। जैसे हमारे भारत में क्या है, अपने भारत में क्या है, देश को चलाने के जो नियम है वो संविधान में है, तो उसको हम संविधान कहेंगे। अगर किसी देश की कानून व्यवस्था चलानी है तो उसे हम संविधान नाम देंगे। ऐसे ही भाषा में जो नियम कानून होते हैं, ठीक है, ऐसे जो भाषा में नियम कानून होते हैं उनको चलाने के जो नियम होते हैं वो व्याकरण कहलाते हैं। समझ में आई बात आपको? जैसे हमने बताया कि अपने भारत में कानून व्यवस्था चलाने के लिए जो कानूनों के जो नियम हैं उन सबको क्या बोलेंगे? उन सबको कहा गया है संविधान। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो भाषा है, भाषा के जो नियम होते हैं उनको हम लोग कहते हैं व्याकरण। ठीक है, वही चीज़ है सेम टू सेम। वहाँ पर नियम अलग है, यहाँ पर नियम अलग है, तो यहाँ पर नाम दिया गया है व्याकरण, वहाँ पर नाम दिया गया है संविधान। अब व्याकरण है क्या? तो व्याकरण एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है? एक, ऐसा नहीं है कि कोई पिटारा है, ऐसा नहीं है। व्याकरण नाम से एक पुस्तक, एक ग्रंथ माना गया है। ठीक है, ग्रंथ है वो। और इसमें क्या करेंगे हम? हिंदी के बारे में जो नियम कानून है उसको समझेंगे। ठीक है, अगर हिंदी की व्याकरण को समझना है तो हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आप ये भी कह सकते हो कि हिंदी को समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा वर्ण विचार, एक समझना पड़ेगा हमें शब्द विचार, और एक समझना पड़ेगा हमें वाक्य विचार। मतलब हिंदी में देखें तो व्याकरण के 3 पार्ट हैं हमारे। वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन होता है, इसी में हम लोग संधि वगैरह देख लेते हैं। शब्द विचार हमारा बहुत बड़ा पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट हमारा शब्द विचार ही है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटलेस है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें शब्दावली आती है और शब्दावली में बहुत चीज़ें होती हैं। और वाक्य विचार, जो हमारे वाक्य होते हैं उनके बारे में बात चलती है इसमें। ठीक है, तो हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी? वर्ण विचार। यानी हमको अब पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है वर्ण विचार, जिसमें हमें वर्णों का अध्ययन करना है। ठीक है भाई, यहां पर लिखेंगे वर्ण विचार। तो पहली बात, वर्ण विचार का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि वर्णों को कैसे लिखा जाए, वर्णों को कैसे पढ़ा जाए, वर्णों का कैसे प्रयोग किया जाए, वही हमारा सब क्या कहलाएगा? वर्ण विचार कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हम शब्द लिखे हैं वर्ण। इस वर्ण का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, देखिए हमने आपसे बताया था कि ये जो क्लास है, जो कंटेंट आपको क्लास में या ऑनलाइन में जो आपको 2-3 दिन में मिलता है वो आपको यहाँ पे 40 मिनट के अंदर मिल सकता है। तो जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से सीरियस हैं, वो ये ना देखें कि ये बोर्ड कौन सा है और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। अपना कंटेंट पे ध्यान दें कि वो चीज़ आपको पढ़ने लायक है कि नहीं है। ठीक है, बाकी आप किसी भी चीज़ पे फोकस मत करिए कि ये क्या है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा या बगल से कोई आवाज़ आ रही है, इन सब पे ध्यान मत दें। ठीक है, आप अपना कंटेंट देखिए कि हाँ ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। ये वर्ण क्या होता है?
ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप आंसर दीजिए, इसका हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ण की बात करते हैं, तो वर्ण मतलब होता है कि जिसे खंडित ना करे जा सके, वह ध्वनि, हम इसको ऐसे लिखेंगे, वह ध्वनि जिसका लिखित रूप खंडित ना हो सके। ठीक है भाई, वह ध्वनि जिसका लिखित रूप खंडित ना हो सके, तो इनको हम वर्ण कहते हैं। ये अच्छा, अभी एक बात हम आपको बताएंगे, बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है, ये समझ लीजिए आप पहले। अक्षर को देखो, सभी वर्ण को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन हम सभी अक्षर को वर्ण नहीं कहेंगे। क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि वह ध्वनि का लिखित रूप जिसके खंड ना हो सके। ठीक है, और अक्षर की परिभाषा आपसे पेपर में बनी है एक बार कि अनेक वर्णों के योग को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अनेक वर्णों के योग को अक्षर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के सार्थक योग को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, तीनों में अंतर है। तो वर्ण यहाँ पे जैसे समझो कि छोटा आ हमारा क्या है? एक वर्ण है। जैसे ये हमारा आधा का क्या है? एक वर्ण है। समझ में आई बात? और यहाँ पे अक्षर की बात अगर करें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक, इसको भी अक्षर बोलेंगे और हम इसको भी अक्षर बोलेंगे। अक्षर में ये बाउंडेशन नहीं है कि उसके खंड ना हो सके। इस का खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा। पक्की बात है, इसका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ण के खंड नहीं हो सकते हैं और सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं। ये भी एक अक्षर है। जैसे कहा जाए कि प्रेम जो है, प्यार 2.5 अक्षर का नाम है भाई। क्या? ठीक है, तो प्यार 2.5 अक्षर का नाम है, इसे प्यार लिख दिया तो हमने कहा 2.5 अक्षर, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा एक अक्षर माना जाएगा। कैसे माना जाएगा एक अक्षर? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक ये है, एक ये है, तो एक ये वर्ण बराबर ये हो गया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक अक्षर। तो एक अक्षर, 2 अक्षर और ये आधा अक्षर, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? इसीलिए कहते हैं 2.5 अक्षर हैं ये। समझ में आई बात? अब 2.5 अक्षर का मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि जैसे हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या है? इस पा का, हलंत वाले पा का खंड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको आधा अक्षर कह सकते हैं। पर ये अक्षर जो है, मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको आधा अक्षर कह सकते हैं और हम इसको वर्ण भी कह सकते हैं। ये आधा अक्षर है। ठीक है, हम इसको आधा, इसीलिए कहा गया है कि वर्ण को अक्षर कह सकते हैं पर अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते। कोई डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो परिभाषा लिखी वर्ण की, वर्ण क्या होते हैं? वह ध्वनि जिसका लिखित रूप खंडित नहीं हो सके उसको वर्ण कहेंगे। ये अब लिखित, अब ध्वनि क्या है? ध्वनि लिखित से पहले का है। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखें सब, अगर हम शुरुआत करें इसकी, देखो जरा ध्यान से, अगर हम इसकी शुरुआत करें कि एक शब्द लिखना है तो वो शुरुआत में जाएगा कैसे? ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, वो समझने वाली बात थी। ठीक है, देखो जैसे हम लिखें, पहले अगर कोई शब्द बनने वाला है या फिर कोई भाषा बनने वाली है तो उसकी शुरुआत कैसे हो रही है ये आप देख लो। कोई मतलब अगर भाषा बन रही है तो उसकी शुरुआत कैसे हो रही है आप ये देखो। पहले ध्वनि होती है, फिर ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, फिर वर्ण के बाद क्या आता है? अक्षर आता है। फिर अक्षर के बाद क्या आता है? शब्द आता है। फिर शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य आता है। ये हमारा पूरा क्या है? हिंदी का क्रम है। ये यहाँ पर वाक्य होता है। पहले ध्वनि, उसका लिखित रूप वर्ण, वर्ण के बाद कुछ वर्णों को जोड़ देंगे, अक्षर बन जाएगा। फिर कुछ अक्षरों को जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा। फिर शब्दों को जोड़ते चले जाएंगे सार्थक क्रम में, तो वाक्य बन जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये मतलब कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें, अब यहाँ पर देखो ध्वनि कहें चाहे हम वर्ण कहें, तो वर्ण यहाँ पर लिखा है तो इसके तो कोई भेद होते होंगे। अगर वर्ण कुछ लिखा है कि वो ध्वनि का लिखित रूप जिसको हम वर्ण कहते हैं, इसका मतलब इसके भेद होते होंगे। तो कितने भेद होते हैं ये देख लो भाई जरा इसके, ये देखो जरा इसके कितने भेद होते हैं। देखो तो यहाँ पर चाहे लिखो ध्वनि चाहे लिखो वर्ण। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं
क्योंकि ध्वनि का ही लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। एक बात और लिख लेंगे, समझ लेंगे यहाँ पर कि देखो ऐसा होता है जब भी पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वो भी होती है वर्ण। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो वो ध्वनि होती है। इसलिए देखो ये आपसे दोनों क्वेश्चन बने हैं, ध्वनि और वर्ण। ध्वनि और वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो ये होते हैं दो, ठीक है। एक का नाम होता है स्वर और एक का नाम होता है व्यंजन। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वर्ण कहो चाहे ध्वनि कहो, ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है कि ये जो व्यंजन होते हैं क्या ये भी वर्ण होते हैं? बिल्कुल वर्ण होते हैं। इन व्यंजनों को आप लिख सकते हो स्वतंत्र रूप से, लेकिन इसको बोल नहीं पाओगे स्वतंत्र रूप से। बोलने के लिए आपको छोटा आ की सहायता लेनी ही पड़ती है। वो क्यों लेनी पड़ती है वो हम आपको व्यंजन में स्पष्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास क्या है, स्वर की क्लास है, तो स्वर को अच्छे से समझेंगे कि स्वर क्या होता है। तो पहली हेडिंग हमारी यहाँ पे ये पढ़ने वाली है कि हम स्वर किसे कहते हैं। स्वर के बारे में लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर हमारे वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। अंग्रेजी में इनका नाम होता है वॉवेल। वहाँ पर 5 होते हैं, यहाँ पर भी संख्या कितनी होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप इसका इतना लिख लो, हम मिटा देते हैं, फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे, फिर पूरा स्वर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपको सही दिख रहा होगा, ये हमारा जो है एक विचार है कि आपको सही दिख रहा होगा अगर आपने क्वालिटी अच्छी बढ़ा ली होगी तो, ठीक है, कंजूसी नहीं कर रहे होंगे तो। चलिए हमारी हेडिंग अब पढ़ेगी स्वर, ठीक है। चलिए, कल मैंने बहुत दिन बाद पढ़ा था यूट्यूब पर, तो बड़ा अटपटा लग रहा था, ऐसा लगा था किसको पढ़ा रहे हैं, कौन देख रहा है। लेकिन अब फिर वही वाली आदत आ गई, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया था 2019 से। इससे पहले एक चैनल था 2017 में, वो चल नहीं पाया, 19 में बनाया। तब से बहुत पढ़ा है यूट्यूब पर, चाहे पॉलिटी है, रीजनिंग है, हिस्ट्री है, बहुत कुछ पढ़ा है यूट्यूब पे, तो आदत पड़ गई थी। लेकिन कल बहुत दिन बाद हमने पढ़ाया तो पढ़ा ही नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसके सामने पढ़ा रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे आ जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर, देखिए मेरा ये वादा है कि आपसे पूरी हम हिंदी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा है और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चाहे यूपी टेट की वैकेंसी आएगी, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जो हिंदी आती है सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही कम समय में। बहुत ही बेहतर कंटेंट देने वाले हैं, सब कुछ फ्री मिलेगा। बस आप लोग चमक धमक के चक्कर में मत रहिएगा कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, और बढ़िया आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ यहाँ पे ठुकाई पिटाई की आवाज़ होने लगती है क्योंकि पड़ोस में मकान बन रहा है तो वहाँ पर आवाज़ आने लगती है, ठीक है। तो ये सब ध्यान मत देना। यहाँ पे पड़ेगी हमारी हेडिंग कौन सी, स्वर की पड़ेगी। स्वर की परिभाषा लिखेंगे हम कि वे वर्ण जिन्हें उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। वे वर्ण जिन्हें उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं और काफ़ी डाउट होता है इसमें। तो अभी हम लिखेंगे जिनकी संख्या, देखो जिनकी संख्या हिंदी में, ठीक है, ये लिखा, डैश किया और यहाँ पे लिखा मानी जाती है, यहाँ पे लिखा हमने मानी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्वर लिखने वाले हैं, कैसे हो जाएंगे, देखो छोटा आ, बड़ा आ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे ना वीडियो, पहली बार, उन्हें लग रहा होगा कि अंग और आह भी जो है बचपन में हमने पढ़ रखा है, पर भाई देखो, अंग और आह जो होते हैं ना तो वो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उनका एक अलग नाम होता है, वो होता है अयोगवा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दूर के रिश्तेदार जो होते हैं वो स्वरों के ही होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आपके दिमाग में आ रहा हो अंग और आह, तो भाई इनको नहीं मानना है, ये नहीं होते हैं। अब आप संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आमतौर पर स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है, ठीक है। और अगर हम आपसे ये कहें कि कभी कभी संख्या 13 भी हो जाती है तो वो संस्कृत की बात होती है। तो यहाँ पे एक री और होता है जो अभी मिटा देंगे, हम खाली लिख के दिखा रहे हैं। एक ये होता है और एक लरी होता है, एक दीर्घ री होता है, एक लरी होता है, तब जाके संस्कृत में संख्या बनती 13। ये हिंदी में नहीं है, ठीक है। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको 11 ही टिक करना है। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। और ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं था, खाली समझा दिया हमने आपको कि यहाँ पर क्या होता है। ये री जो होता है ये। अब एक बात हमको आपको बतानी है कि अगर ये बात पहली वाली है, चलो ठीक है, इसको हम पहला लिखते हैं, नंबर 2 पर लिखते हैं कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या ये कितनी होती है? तो फिर से लिखेंगे हम यही चीज, लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। यहां पर बात हो रही है उच्चारण की। मतलब उच्चारण का मतलब होता है बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहां पर हमें यह आपको बताना है कि जैसे ये जो री लिखा हुआ है ना, री, इसको आप जब बोलोगे ना, इसको जब आप बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको कट्टम कट्टा कर देते हैं ऐसे, क्योंकि ये नहीं, यही नहीं माना जाता है। इसकी संख्या होती है 10। देखो, अगर हम ये पूछें आपसे कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 बताना होता है। इसकी वजह ये होती है कि री का जब आप उच्चारण करते हो तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि आप लग रहा है कि ये उच्चारण कर रहे हो, री। अब हम आपको कुछ बात बताते हैं। जैसे आप री लिखना चाहते हो इस चीज को, तो अंग्रेजी में आपको लिखना पड़ेगा HRHI, ठीक है। RHI आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। RHI नहीं, HRI आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का नाम ऋतिक है, तो ऋतिक की स्पेलिंग क्या होती है? HRITIK, ऋतिक रोशन। एक बात ध्यान रखना कि जब भी कभी किसी का नाम री से स्टार्ट हो रहा हो, री से, और वो नाम हिंदी का लगे आपको, तो उसमें क्या होता है, वो जो री लिखा होता है वो गलत लिखा होता है। वो होना चाहिए री, ये वाला होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा किसी का नाम होता है ऋषभ, तो ऋषभ ऐसे लिखा जाता है, नहीं, ऋषभ नाम लिखा जाएगा इस प्रकार से, ऐसे। जैसे किसी का नाम आपने सुना होगा ऋचा, तो ऋचा नाम आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है, नहीं, गलत है। ये क्या होना चाहिए? ऋचा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो स्वर की संख्या उच्चारण के आधार पर होती है वो 10 मानी जाती है, ठीक है। लूसेंट किताब वाले जो पुरानी किताब थी उसमें इसको मानते नहीं थे, क्योंकि ये स्वर की श्रेणी में आता नहीं है। लेकिन ये है तो स्वर ही है, तो ये स्वर ही, स्वर से नकार नहीं सकते हो। बस खाली बोलोगे तो ये बोलोगे तो ऐसा बोलोगे, यही वजह इसकी होती है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इसको मिटा देते हैं। यहां पे हम एक और चीज लिखने वाले हैं। एक हेडिंग पड़ेगी हमारी कि मात्रा। यहां पे एक हेडिंग डालते हैं मात्रा। ये मात्रा क्या होती है, मात्रा किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है। देखो, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जिनकी संख्या, अब यहां पर भी बात होगी कि जिनकी संख्या कितनी होगी। अब देखो यहां पर छोटा आ, फिर लिखेंगे छोटा आ, बड़ा आ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और ये औ। ठीक है, तो देखो हम आपको बता दें इन सब की मात्रा का एक दृश्य रूप होता है। जैसे हम यहाँ बताएं, ये एक बड़ा ई की मात्रा लगी हुई है, ये एक छोटा ई की मात्रा लगी हुई है, ये एक देखो यहाँ पर देखो, ये एक छोटी ई की मात्रा है, ये एक बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। तो बताओ क्या छोटा आ की कभी मात्रा आपने देखी है? नहीं देखी होगी छोटा आ की मात्रा। जब भी आप कभी इमला लिखते हो तो वहाँ पे जब बचपन में आपने इमला लिखा होगा तो आपसे कहा होगा बच्चों लिखो कमल, तो आप कमल कैसे बोला होगा? का खाली, माँ खाली, ला खाली। तो ये खाली खाली क्या है? क्योंकि ये छोटा आ की मात्रा है। जैसे कहा जाए कि आप लिखो गमला, तो कैसे बोलोगे? गा खाली, माँ खाली, ला में बड़ा की मात्रा। तो खाली खाली क्या है? वही छोटा आ है, इसलिए मात्रा की संख्या कितनी मानी जाती है? जाती है। ठीक है, ये अच्छे से आपकी होगी। भाई देखे कैसा दिख रहा है, हम भी देख लें, क्योंकि आप लोग कहोगे कि शायद दिख नहीं रहा सही से। ठीक है, सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम अब इसको मिटाएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे हम डालेंगे, हम करेंगे अब स्वरों के भेद। स्वरों के भेदों का वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ तक की बात आपके समझ में आई है तो ठीक, नहीं तो कमेंट करिए, उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम एक हेडिंग डालने वाले हैं, वो ये डालने वाले हैं स्वरों के भेदों का वर्गीकरण। देखिए अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ बाय मिस्टेक कुछ हमसे गलती हो गई है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाइव नहीं है ना, तो ये कोई ऑफलाइन क्लास चल रही है जो कोई टोके या बताए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिससे मान लीजिए मुँह से कुछ निकल भी गया जो सही नहीं था तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हो भी गया है तो फिर आप लोग होना बताने के लिए देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्वरों के भेदों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि हमने वर्गों में बांटा है। वर्गीकरण का मतलब क्या होगा? हमने इसको वर्गों में बांट दिया है। तो वर्गीकरण का भेद नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, कितना हो सकता है ये अध्यापक या जो पढ़ाने वाला होता है वो अपने हिसाब से कर लेता है। ठीक है, तो नंबर 1 हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम हेडिंग डालने वाले हैं कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद बहुत ध्यान से देखना। तो ये कितने प्रकार से अभी बताएंगे आपको। यहाँ पर 2 बातें हमने लिख दी हैं, एक तो लिख दिया है उच्चारण के आधार पर, एक लिख दिया है मात्रा के आधार पर। तो फेमस जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको 2 बताना है। कहीं कहीं पर 3 लिखा है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन बस देखते रहिएगा। एक तो होता है हमारा हर्ष स्वर, एक हमारा होता है दीर्घ स्वर और एक हमारा होता है प्लुत स्वर। दरअसल ये जो होता है ना प्लुत स्वर, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, हर्ष स्वर की परिभाषा क्या है इसमें जरा सा हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसमें डिवाइड कर देंगे, ऐसे इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे इसको। हर्ष स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों को उच्चारित करने में, उच्चारित, देखो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसको यहां से। जिन स्वरों को उच्चारित करने में समय ना के बराबर लगता है, ना के बराबर लगता है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे जिन स्वरों को उच्चारित करने में समय हर्ष स्वर से दोगुना लगता है।
यहां पर क्या हो जाएगा, समय 3 गुना लगता है। ठीक है, अभी यहां पे जगह हमने क्यों छोड़ी, क्योंकि इसके और भी नाम हैं। इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम संधि स्वर भी कहते हैं, इसको हम लोग दीर्घ स्वर हो गया, संधि स्वर होगा, इसको हम लोग कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, इसको हम लोग गुरु स्वर भी कहते हैं, इसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, इसको हम लोग जड़ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या पूछा गया पेपर में सवाल है, ये 4 होती हैं। यहां तक दिख रहा है, हमें लग रहा है बहुत दूर दूर से पढ़ा रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, यहां से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा पहली बार आए, लग रहा बहुत दूर चले गए कैमरे से, दिख रहा होगा। तो देखो इनकी संख्या कैसी है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये री, ये 4 संख्या हो गई। फिर हम आपसे बताते हैं, कभी भी भविष्य में क्वेश्चन बन जाए कि उच्चारण के आधार पे हर्ष स्वर कितने होते, तो 3 बताना, क्योंकि ये हमने आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताया हमने आपको। फिर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़ चुके उन्हें पता होगा, लेकिन जो अभी जो नए लोग पढ़ रहे होंगे वीडियो देख के, उन्हें कुछ नया लगेगा, यहाँ पर पहली बार लगेगा। देखो, जिन स्वरों को उच्चारित करने में समय हर्ष स्वर से दुगना लगे, इनकी संख्या, यानी हम पहले लिखेंगे इनके, इसके भेद कितने होते हैं, इसके भेद, इसके भी भेद होते हैं, वो होते हैं 2। ठीक हो, एक तो होता है हमारा मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। हाँ बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कि ये 2 ही प्रकार के होते हैं। यहां पर हम देखेंगे मूल दीर्घ स्वर क्या कहते हैं। देखो, इन्हें हम इसलिए संधि स्वर बोलते हैं क्योंकि ये संधि से मिलाने से बनते हैं। छोटा आ को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, छोटी ई को जोड़ दोगे तो बड़ी ई बन जाएगा। छोटा ऊ को जोड़ दोगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। यानी मूल दीर्घ स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी बताएंगे आप बताएंगे 3। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपने और भी देखे होंगे, 7 होते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कुल कितने होते हैं, कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो 7 होती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम पॉइंट लिखेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे ये कि सजाती स्वर का मेल होता है, सजाती स्वरों के मेल से, सजाती स्वरों के मेल से बने। ठीक है, अब सजाती स्वर का मतलब क्या होता है, एक ही जाति वाले को हम सजाती बोलते हैं। जैसे छोटा आ एक ही जाति के हैं, ठीक है, छोटी ई एक ही जाति के हैं, छोटा ऊ एक ही जाति के हैं। लेकिन हम आपसे अगर कहें कि छोटा आ और छोटी ई ये क्या है तो स्वर ही, लेकिन एक ही जाति के नहीं होंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर औ। नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि विजातीय स्वरों से बने, विजातीय स्वरों से बने हैं ये। अब एक बार क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो उसमें अ था, तो भैया अ नहीं होगा, क्योंकि बात यहां पे किसकी हो रही है, इनमें से छांटना पड़ेगा आपको, इनमें से कौन होगा, यही होगा दीर्घ स्वर, ये होंगे संयुक्त दीर्घ स्वर। इनके बाद हम इनको मानते हैं। ठीक है, इनके बाद इनको मानते हैं, यानी 2 चीजें यहां पे समाप्त हो गई, ये भी समाप्त हो गया, सजाती वाला भी और विजाती वाला भी। ये कैसे स्वर होते हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल लेकर दिखा दें। चलो यहाँ पर लिखते हैं, बाद मिटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हम छोटा आ और ये बड़ा आ, ये सजाती स्वर हैं। जैसे हम लिखे छोटी ई और बड़ी ई, ये भी सजाती स्वर हैं। जैसे हम लिखे छोटा आ और छोटी ई, ये कैसा है, ये विजाती स्वर होगा। ठीक है, ये विजाती स्वर होते हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं, हमने कहा था कि हम आपको डिस्कस करेंगे ये 3 वाला सिस्टम क्या है, ठीक हो। पुलिस स्वर क्या होता है, इसका मतलब होता है गूंज। जो भी गाने हैं, जो भी गाने गीत होते हैं वो सब पुलिस स्वर में होते हैं। अगर पुलिस स्वर की अगर मान लीजिए इसकी खोज या आविष्कार नहीं होता तो गाने कैसे बनते, ठीक है। जब भी हम कोई बात लंबी खींचते हैं, कभी स्वर को लंबा खींचते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पुलिस स्वर ही होता है। बहुत सारे गाना बने हुए हैं, ठीक है। अब गाना गा के हम आपको नहीं बताएंगे, आप लोग समझ चुके होंगे। गाने बहुत सारे होते हैं जो लंबा खींचते, जैसे कहते हैं राम तेरी गंगा, तो राम कहा तो आ जो जा रहा है ना, वही हमारा क्या होता है, पुलिस स्वर होता है, ठीक है। अब हम आपको बताएं कि इसमें खाली आपको क्या दिया जाएगा, ओम आता है। हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे बन जाए क्वेश्चन, मात्रा के आधार पे स्वर के भेद हम कितने बताएंगे, 2, हर्ष और दीर्घ। अगर ये लिखा हो उच्चारण और मात्रा के आधार पे स्वर के भेद, तब भी 2। अगर अकेला लिखा हो उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं, तब 3 आपको बताना होगा। ये बात हमने आपको बता दी, आप चाहे तो नोट करिए अपने हिसाब से, ठीक है। समझ गए होंगे इस चीज़ को। अभी क्या इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि मात्रा 2 ही होती हैं। छंद में भी आप देख सकते हो, छंद में 2 मात्रा होती हैं, एक लघु एक गुरु। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लघु भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, एक लघु भी होता है, एक मात्रिक बोलते हैं इसको। और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिमात्रिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक बोलते हैं, ठीक है। त्रिमात्रिक बोलते हैं इसको हम, ठीक है भाई। चलो ये हमारा टॉपिक होता है। इसके बाद देखो पूरा स्वर हम आज समाप्त करेंगे इसको आगे, क्योंकि हमको लगभग 25 से 30 वीडियो में हमें पूरी हिंदी हमने सोच रखा है कि पढ़ानी है आपको। तो वीडियो अगर लंबा बन जाता है तो भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि इसका पार्ट 2 ना आए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी पार्ट का 2 ना बनाना पड़े। बनाना पड़ भी सकता है, संधि के बन जाएंगे, ठीक है। और भी टॉपिक है जो बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पार्ट 2 ना बनाएं, एक ही पार्ट में हर टॉपिक कवर होना चाहिए, ठीक है। मिटा दें इसको, आपने लिख लिया होगा। ये हमारे क्या है, स्वर के भेदों का वर्गीकरण है। नंबर 1 देखा, अभी नंबर 2 देखेंगे हम। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट आप करिएगा, आपके कमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको हम डिस्कस करेंगे। जब भी आपसे संख्या पूछी जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आपको 7 ही बताने हैं। लेकिन उसमें अगर डिटेल में जाके पूछे कि मूल कितने होते हैं, तो मूल 3 होते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि आपके भाई कितने हैं, 10 भाई हैं। लेकिन आपसे पूछा आप सगे भाई कितने हो, तो पता लगा आप 2 ही सगे भाई हो, बाकी चाचा के थे, मामा के थे, ताऊ के थे, बुआ के थे, तब मिला के 10 हो रहे थे। तो भाई होता है। लेकिन अगर सगे भाई हैं तो कितने, 2 हुए। वही बात यहाँ पर भी आ गई कि दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं, लेकिन कितने मूल हैं, वो 3 होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर ये भी मिटा देते हैं। नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर, बहुत आसान है टॉपिक को। ओष्ठ के आधार पर नंबर 2 करेंगे, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा वृत्तमुखी होता है, और दूसरा हमारा होता है आवृत्तमुखी, ठीक है। आवृत्तमुखी, देखो वृत्तमुखी क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक है ये। वृत्तमुखी का मतलब होता है ऐसे स्वर को बोलने में जब हमारे होंठ बिल्कुल गोल गोल हो जाते हैं, वो होता है वृत्तमुखी। तो ऐसे हमारे पास कितने स्वर हैं, ऐसे हमारे पास हैं स्वर, वो माने जाते हैं 4, ठीक है। एक तो हमारा क्या होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, और एक होता है औ। बाकी सारे बच्चे किस में आएंगे, बाकी सारे बच्चे इसमें आएंगे, ठीक है। बाकी के जो स्वर होंगे, बाकी के स्वर किस में आएंगे, वो इसी में आएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो बचे हुए स्वर हैं, जैसे छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, री है, ए है, आए है। तो अगर 4 यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाना है इसमें, बहुत आसान टॉपिक होता है। होठ हमारे से ऊ ऊ, ओ ओ, ठीक है, इस प्रकार से। नंबर 3 होता है जीभ के भाग के आधार पर। जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के। तो जीभ हमारी कैसी है, एक तो हमारा होगा अग्रभाग, एक हमारा होगा अग्रभाग, एक हमारा होगा मध्य भाग, एक हमारा क्या होगा, मध्य भाग होगा, एक हमारा होगा पश्च भाग,
ठीक है। हम इसमें नंबरिंग डाल देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी पश्च भाग में क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। ये देख लें कितना टाइम हो गया अभी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें लग रहा है, कोशिश तो यही है कि छोटा हो, लेकिन हमें लग रहा है ये 1 घंटे का वीडियो पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसके लिए देखो हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि एक पार्ट कोई भी टॉपिक का जो ऐसा हो जो एक क्लास में हो सकता था उसका पार्ट 2 ना बनाना पड़े, वरना वो सीरीज़ ख़राब हो जाती है फिर, ठीक है। अग्रभाग क्या होता है? अग्रभाग हम इसको याद कैसे करेंगे? हमारे पास अभी 11 स्वर हैं। हमारे पास स्वर कितने हैं यहाँ लिख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और ये औ। हमारे पास अभी कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11 स्वर के साथ ही बार बार हमें खेलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें याद कैसे करना है? हमें याद कैसे करना है कि पश्च भाग में 3 नंबर पे लिखा हुआ है, यानी 3 आकृति से बनने वाले सारे के सारे किसमें आएंगे? पश्च भाग में आएंगे। 3 आकृति से बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। बस हमें एक काम याद करना पड़ेगा, एक काम हमें जो है वो याद करना है, वो ये है कि हम मध्य भाग में छोटा आ से स्टार्ट करेंगे। बस छोटा आ को हमें मध्य भाग में रखना है। इसके बाद अपने आप कहाँ पहुँच जाएंगे? सारे के सारे सेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बचे हुए हमने कहा ये 3 आकृति देख रहे हो, इसी आकृति से हम बनाने वाले हैं ऐसे, यानी 3 आकृति सब बन रही हैं, यानी 3 नंबर पश्च पे 3 नंबर आ रहा है, यानी बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये औ। बाकी इसमें कहाँ से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये इसमें चले गए, ये सब यहाँ पे आ गए, है ना। हो गया हमारा। कितना आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कि नहीं। ये भी हमारा हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब हमारा एक तीसरा हो गया, हमारा चौथा करना। चौथे में थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बना के देखते रहना। हम इसको मिटाएंगे भी, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मिटाते हैं इसको। चलो भाई मिटा देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 3, 4, 5 नंबर पे होगा ये है। चलो 5 नंबर होगा शायद ये। देखो हम लिखेंगे यहाँ पर मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर ये करेंगे हम। तो देखो भाई मुख खुलने के आधार पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 प्रकार से, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक थोड़ा ये वाला थोड़ा सा हल्का सा कठिन होता है, लेकिन हम आपको समझा देंगे तो याद रहेगा आपको। एक हमारा होता है संवृत, एक हमारा क्या होता है? संवृत होता है। दूसरा होता है हमारा विवृत, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, ठीक है। थोड़ा गैप करके लिखेंगे, थोड़ा गैप कर लेंगे। देखो अर्धसंवृत, तीसरा विवृत। किसी किसी में आधा होता है, किसी किसी में आधा नहीं होता है, ठीक है। किताब में देख लेना आप लोग, सब जगह ऐसे होता है। और होता है अर्धसंवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत। तो यहां पर हम आपको ये बताने वाले हैं संवृत का मतलब होता क्या है। संवृत का मतलब होता है मुख ना के बराबर खुलेगा। अब हम आपको कुछ बात बताने वाले हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए कोई भी वर्ण अगर आपको उच्चारित करना है तो हवा मुख से बाहर आनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत हिंदी पढ़ी होगी, लेकिन आप लोगों को किसी ने यह नहीं बताया होगा कि हिंदी में स्वर आखिर 11 होते क्यों हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो छोटी से छोटी ध्वनि निकाल पाते हैं मुख से, ठीक है, उसका लिखित रूप 11 ही हो सकता है। इसे जो भी लिखित रूप में स्वर देखते हो उसी को आप छोटी छोटी ध्वनि के रूप में मुख से निकाल सकते हो, इसीलिए संख्या उसकी 11 होती है। कोई भी 12वां ऐसी ध्वनि नहीं है जिसका लिखित रूप स्वतंत्र हो, ठीक है, उसमें और कोई अन्य वर्ण ना लगा हो और वो संख्या स्वर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात और ध्यान रखना कि हम जब वर्ण को उच्चारित करते हैं तो हमारी वायु जो है मुख से बाहर आनी जरूरी है। अगर आपका मुख कोई ऐसे दबा ले तो आपने मूवी में देखा होता ऐसे से करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि अगर मुख से बाहर हवा नहीं आएगी तो आप बोल नहीं पाओगे।
तो यहाँ पर यह बात कही गई कि संवृत्त क्या होता है। संवृत्त में मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुख जो होता है, मुख ना के बराबर खुलता है, मुख ना के बराबर खुलता है। इसका प्रैक्टिकल आप खुद भी करके देख सकते हो। संवृत्त अर्थ इसमें क्या होता है, मुख जो होता है, मुख जो होता है वो संवृत्त से, मुख संवृत्त से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, थोड़ा ज़्यादा खुलता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खुलता है। विवृत में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। ये मुंह क्यों खुल रहा है पता है, हवा को बाहर निकालने के लिए मुंह खुल रहा है। ये सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है भाई। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, अर्ध संवृत्त से ज़्यादा और विवृत से कम मुंह खुलता है, ठीक है। अर्ध संवृत्त से ज़्यादा और विवृत से कम मुंह खुलता है। इसको आप ज़रा यहाँ पे समझ लो, देखिए यहाँ तक दिखता है कि नहीं दिखता, बोर्ड में ये देख लें, ठीक है। देखो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे समझना, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ऐसे देखो, हम ये कह रहे हैं कि अगर मुख जो नाक के बराबर खुलेगा, इसका क्रम क्या है, क्रम आपको कैसे बता दें हम, आपको क्रम हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसको मिटा देंगे। जैसे देखो सबसे कम मुख किस में खुलेगा, इसमें, ठीक है। ऐसे देखेंगे, पहले होता है आप ऐसे लो, विवृत, विवृत में सबसे ज़्यादा मुख खुलेगा। इससे मुख किस में कम खुलेगा, अर्ध विवृत में खुलेगा, ठीक है। फिर इससे कम किस में खुलेगा, इसमें खुलेगा अर्ध संवृत्त में। फिर इससे कम किस में खुलेगा, संवृत्त में, ठीक है। मतलब संवृत्त से ज़्यादा मुख किस में खुलेगा, अर्ध संवृत्त में। इससे ज़्यादा मुख खुलेगा इसमें, इससे ज़्यादा मुख खुलेगा इसमें। अब हम प्रैक्टिकल करके आपको ये दिखाएंगे कि जितना बड़ा आप मुंह कर सकते हो, उस 11 स्वरों में से आप कौन सा वर्ण उच्चारित कर सकते हो। तो आप कहोगे सर हम ई बोल देंगे, तो हम कहेंगे आप ई अगर बोल दोगे तो बड़ा वाला आ बोल के दिखाओ। तो अगर आप बड़ा वाला आ बोल के देखते हो, आ, और आपने मान लीजिए कि आपने अगर आपके मुंह का अगर हम नाप ले लें तो आपका मुंह अगर मान लीजिए कि 3 इंच खुला था, तो इस 3 इंच ही खुले के स्थान पर आप छोटा आ बोल के नहीं दिखा पाओगे। आपको 3 इंच से छोटा हल्का सा तो करना ही पड़ेगा छोटा आ को बोलने में। समझ में आई बात। विवृत में क्या होगा, सबसे ज़्यादा मुंह खुलेगा, विवृत में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। तो हम अगर आपसे ये कहेंगे कि आपने 3 इंच मुंह खोल के बड़ा आ बोला है, तो 3 इंच खुले मुंह के साथ ही आपको छोटा आ बोलना है, तो आप नहीं बोल पाओगे, आपको थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मुंह अगर खुलेगा तो किस में खुलेगा, वो खुलेगा विवृत में। और क्या बोल पाओगे आप, बड़ा आ बोल पाओगे। बड़ा आ बोल पाओगे तो छोटा आ को बोलने में आपको थोड़ा सा छोटा मुंह तो करना ही पड़ेगा। हम पहले ये मिटा देंगे ना, कंफ्यूज करेगा तुम्हें, ठीक है। जो अब बड़ा आ तो आप बोल चुके हो, हमने ये बताया कि विवृत से ज़्यादा मुंह किसमें, विवृत से थोड़ा कम मुंह किसमें खुलता है, अर्ध विवृत में। तो आपने क्या किया कि बड़ा आ तो यहाँ रखा, तो आपको छोटा आ करने के लिए हल्का सा छोटा मुंह तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रखोगे, छोटा आ। अब हम आपको बता दें विवृत में खाली एक ही वर्ण आएगा, ये ध्यान रखना, विवृत में खाली एक वर्ण आता है, वो आता है कौन सा, बड़ा आ। अब इसको हम भूल जाएंगे, इसको ध्यान मत रखो। अर्ध विवृत में आओ। अर्ध विवृत में हमारे पास देखो, हम यहाँ से स्वर को काटेंगे, हमने ये भी काट दिया, अब ये भी काट दिया, हमारे पास ये स्वर बचे हुए हैं। अब आपको इतना मुंह खोलना है कि 3 इंच से छोटा ही रहे, और इनमें से कौन सा वर्ण आप बोल पाओगे। तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो हम आपको बता दें, अब आप बोल पाओगे इसको, इसको बोल लोगे और इसको बोल लोगे, ये वाला बोल लोगे और ये वाला बोल लोगे, क्योंकि हमने बताया है कि अर्ध विवृत से थोड़ा कम मुंह किसमें खुलेगा, वो खुलेगा इसमें। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ रखोगे और एक आप यहाँ रखोगे।
अब बाकी बचे हुए सब कहाँ जाएंगे, वो यहाँ जाएंगे। ठीक है, देखो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ये री। अब आप कहोगे कि सर आपने ये यहाँ पे कैसे रख दिया। हमने कहा मुंह ना के बराबर खोलना है हमको, तो मुंह ना के बराबर खोल के दिखाओ। अब आप मुंह देख नहीं पाओगे, जैसे हम बोले ई ई उ उ। ठीक है, अब हम आपको बोल के दिखाते हैं ओ। तो हमने कहा ई ओ, यानी ओ में हमको बोलने में हल्का सा मुंह खुल रहा है। और अगर आपको इसमें ओ में और औ में तुलना करनी है, ए में और ऐ में तुलना करनी है कि हम कैसे जानेंगे कि ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, तो आप खुद करके देख लो। आप बोलो ए, फिर आप बोलो ऐ, ए ऐ, ओ आओ हैं। तो औ बोलने में ज़्यादा खुला कि नहीं खुला। बस हमें ये याद रखना है कि इसमें खाली अकेला बड़ा आ ही आएगा। बस हमको ये याद रखना है कि इसमें अकेला खाली बड़ा आ ही आता है। ठीक है, हमने आपको सब बातें बता दी जो स्वर में इंपॉर्टेंट थी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं पेपर में बना नहीं है आज तक। ठीक है, ये आपका स्वर मेरे हिसाब से ये जो स्वर है आपका समाप्त होता है। कल वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन को। कोई बात अगर रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं पर भी जो आप शेयर करना चाहें शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ। चैनल पे जो लोग नए हैं वीडियो और अभी तक वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी के साथ साथ आपको हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाने वाले हैं, बस 2-3 दिन में बस सेट तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें हम कंप्यूटर सेट भी आपको जो है सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आना है, तो 15 नंबर में टारगेट रहेगा कि आपके 12.5 नंबर हमें ला के दिखाने हैं। ठीक है, 12.5 नंबर। ठीक है भाई, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक का आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।